हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि आज के नए सेक्शन के साथ अपन शुरुआत करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो अपना जो चैप्टर है ये न्यू चैप्टर है। मैंने देखो भारतीय कृषि इतिहास मैंने आपको बता दिया। एग्रीकल्चर का जो 11th क्लास का जो चैप्टर है ना, प्लांट पोषक तत्व, तो इसको अपन थ्योरी से पूरे डिस्कस करेंगे। देखो पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व की डेफिनेशन क्या है भाई। तो पोषक तत्व क्या होता है कि वे पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए जो 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, प्लांट पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो पौधे को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। क्या होती है, 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और वो 17 आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हो जाएगा। अगर मैं 17 आवश्यक पोषक तत्व की बात करूं, वो देखो एक चार्ट बनाना। आवश्यक पोषक तत्व, देखो पहला होता है अपने पास, देखो आप 17 आवश्यक पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो 17 आवश्यक पोषक तत्वों में है अपना जो पहला पोषक तत्व है वो देखो कौन से हैं। पहले तो होता है वृद्ध पोषक तत्व, इसको 3 प्रकार से, एक तो देखो एक तो होता है आधारभूत, एक होता है प्राथमिक पोषक तत्व, और तीसरा होता है अपने पास द्वितीय पोषक तत्व। देखो अपना इधर होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको अपन कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट है वो देखो सूक्ष्म पोषक तत्व। देखो अब 17 आवश्यक पोषक तत्व में कौन कौन से, वो देखो अगर मैं आधारभूत की बात करूं तो आधारभूत कौन कौन से, एक तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्राकृतिक से पौधा ले लेता है, इसको अपन को देने की आवश्यकता नहीं है। देखो कार्बन जो है अपन कह सकते हैं 45% है, और अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन भी 45% है, लेकिन 6% कितने हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि प्राथमिक NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो NPK पोषक तत्व जो है प्राथमिक पोषक तत्व में, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी, है ना। सेकेंडरी जो है अपन कह सकते हैं द्वितीय। देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों पोषक तत्व कैसे हैं, तो याद रखना द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। और जितने भी बचे 3, 3, 6, 3, 9, जिनके अलावा जितने भी बचते हैं वो कितने, तो जो भी 7, 8 जो भी पोषक तत्व बचते हैं वो कौन से हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखो कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन और निकेल, ये जो भी पोषक तत्व कैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। चलो, और अगर अपन बात करें तो इसके जो आवश्यक पोषक तत्व, तो इसके अगर मैं अभी थोड़ा इतिहास के बारे में बताऊंगा आवश्यक पोषक तत्व। चलो इसको बताओ। चलो आगे देखो, देखो मैं बात करूं निकिल पोषक तत्व के बारे में। देखो सन 1987
सन 1987 में आर्नोन एवं स्टाउड ने निकिल पोषक तत्व की खोज की। किसकी? निकिल पोषक तत्व की खोज की। सन 1927 में आर्नोल्ड स्टाउड ने निकिल पोषक तत्व की खोज की गई और निकिल को इसे 17वें पोषक तत्व का दर्जा दिया गया। 17वें आवश्यक पोषक तत्व का दर्जा दिया गया। तो याद ना 17वें आवश्यक पोषक तत्वों का दर्जा किसको दिया गया? 17वें आप कह सकते हैं निकिल पोषक तत्व। निकिल जो है, निकिल पोषक तत्व जो है वो यूरेज एंजाइम के लिए आवश्यक है। यूरेज एंजाइम की आवश्यक है। और अगर हम बात करें यूरेज एंजाइम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो याद रखना यूरिया के अपघटन के लिए सहायक होता है। किसके लिए? यूरिया के अपघटन में सहायक। तो यूरिया के अपघटन में कौन जिम्मेदार है? यूरेज एंजाइम। यूरेज एंजाइम का निर्माण कौन करता है? निकिल पोषक तत्व। ठीक है। अब देखो यूरिया का अपघटन कैसे होता है वो देखो यूरिया का अपघटन की अगर मैं बात करूं, देखो NH2CONH2 आया, ये यूरिया। जब यूरिया को मैं जल में घोलूं, ठीक है, आर्द्रता ग्राही है, नमी के प्रति क्या है? आर्द्रता ग्राही है। देखो जैसे इसको नमी मिलता है, जल में घुल जाता है, तुरंत घुलता है। तो देखो जब ये जल में घुलेगा तो किसकी उपस्थिति में? यूरेज एंजाइम की। आया, यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक। अब जब यूरिया जल में घुलता है तो इससे एक अपवाद बनता है। ठीक है। तो क्या है वो? अमोनियम कार्बामेट। देखो क्या बना? अमोनियम कार्बामेट। क्या बना? अमोनियम कार्बामेट। तो देखो जब यूरिया जब जल में घुलता है तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। इससे अपन को दो चीज प्राप्त होती है। वो क्या है? एक तो CO2 है और इसके साथ अपन को क्या मिलता है? वो देखो अमोनिया। ठीक है। ये क्या होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है हल्की होती है, हल्की होगी तो कहाँ जाएगी? वायुमंडल में। कहाँ जाएगी? वायुमंडल में। और अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया की गैस से जो भारी होती है, क्यों होती है? भारी होती है। तो ये क्या है? ऊपर वायुमंडल में नहीं जा सकती। तो याद ना अमोनिया का अपघटन होगा वो देखो कैसे। अमोनिया से देखो, अमोनिया का जब अपघटन होता है तो देखो NO2 माइनस तो नाइट्रेट के रूप में टूटता है। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रेट के रूप में टूटता है। अब नाइट्रेट से नाइट्राइट में परिवर्तन होता है NO3 माइनस के रूप में, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेट। जो पौधा जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करता है किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। याद रखना यूरिया से जो अपन फसल को यूरिया डालते हैं, तो जब यूरिया का अपघटन होकर जो भी प्रक्रिया होकर पौधा किस रूप में ले रहा है, तो याद रखना नाइट्रेट के रूप में लेता है। अब देखो जब अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन हुआ तो कौन जिम्मेदार इसके लिए? तो देखो एक आता है नाइट्रोसोमोनास। कौन आता है जीवाणु? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु जो है अपन कह सकते हैं अमोनिया से नाइट्रेट में परिवर्तन करता है। अगर हम बात करें नाइट्रेट से नाइट्रेट में परिवर्तन कौन करेगा? तो याद रखना नाइट्रोवेक्टर। कौन करेगा बेटा? तो नाइट्रोवेक्टर इसमें परिवर्तन करेगा। देखो एक बार और देखो, जब यूरिया जल में घुलता है, क्योंकि यूरिया क्या है? बिल्कुल शक्कर के दाने की जैसा होता है, अभी आर्द्रता की प्रतिक्रिया है, ग्राही होता है। तो याद रहे जब ये जल में घुलेगा यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है। जब यूरिया जल में घुलने के बाद उसमें एक प्रथम अस्थायी उत्पाद बनता है। वो क्या बनता है? अमोनियम कार्बामेट।
इससे अपन को अमोनिया और CO2 प्राप्त होती है। CO2 हल्की गैस होती है तो ये वायुमंडल में चली जाती है। अगर हम बात करें जैसा कि अमोनिया भारी होती है वहाँ, तो उसका अपघटन होगा तो याद रखना NO2 में NO3 माइनस में परिवर्तन होता है। तो याद रखना जो NO3 माइनस में परिवर्तित होता है तो पौधा इसको रूप में अवशोषित करता है। ठीक है, ये होता है इसके यूरिया के अपघटन में। चलो आगे उतारो। चल इसके बाद देखो एक आती है अपने पास आवश्यकता कसौटी का सिद्धांत। क्या है? आवश्यकता कसौटी का सिद्धांत। या उसे अपन अनिवार्यता का सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। आवश्यकता कसौटी का सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो देखो सन 1939 में। कब? सन 1939 में। किसने दिया था? आर्नोल्ड स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने। आर्नोल्ड स्टाउट ने। देखो आवश्यकता कसौटी का सिद्धांत सन 1939 में आर्नोल्ड स्टाउट के द्वारा दिया गया। ठीक है, दिया गया। इसके 3 बातें थी, इसके 3 सिद्धांत थे। वो कौन से? कितने सिद्धांत थे? 3 सिद्धांत। वो कौन कौन से? वो देखो उसने क्या कहा है। पहली बात कि अगर किसी पौधे में किसी एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। क्या कहा है उसने? एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाने पर अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ठीक। दूसरी बात उसने क्या कहा है? दूसरे सिद्धांत में क्या लिखा है कि अगर किसी पौधे को एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो दूसरे पोषक तत्वों के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। जैसा कि मोलिब्डेनम की कमी होती है तो वेनेडियम से प्रतिस्थापित हो जाता है, लेकिन किसी पौधे में अगर मान लो कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम से ही पूरी होगी। नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं उससे ही पूरी होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की कमी और पोटाश डाल दे उसकी पूरी होगी, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसने दूसरी बात क्या कहा है वो देखो। दूसरे पोषक तत्वों से को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। उसने एक और कहा, क्या कहा है? तीसरी बात क्या कहा है? देखो एक आवश्यक पोषक तत्व जो है वो देके किसी न किसी जीव द्रव्य के साथ सीधा संबंध रखता है। कोई पोषक तत्व है 17 आवश्यक पोषक तत्व से सीधा जीव द्रव्य के साथ सीधा संबंध रखता है। जैसा कि फास्फोरस को अपन कहें तो पौधे की ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी की चाबी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसके आनुवांशिक जीव द्रव्य से सीधा संबंध रखता है फास्फोरस। ठीक है, तो देखो तीसरी बात क्या कहा है उसने? तो देखो तीसरी बात उसने ये कहा है कि है ना उसकी जो जीव द्रव्य के साथ सीधा संबंध रखता है। ठीक है, ये अपना इसके 3 सिद्धांत है। देखो आवश्यकता की कसौटी का जो सिद्धांत है उसको अनिवार्यता सिद्धांत भी कहते हैं। सन 1939 में आर्नोल्ड स्टाउट के द्वारा दी गया था। इसके 3 सिद्धांत लिखे हुए हैं और कौन कौन से? देखो एक तो पहला लिखा हुआ है कि अगर किसी एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है पौधे में तो अपन उसका जो मतलब पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, मतलब पौधा नष्ट हो जाता है या उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रकार अगर हम कहें दूसरी बात तो कि अगर मान लो किसी 17 आवश्यक पोषक तत्व में से एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि दूसरे पोषक तत्व डाल दिया उससे पूर्ण हो जाए, नहीं होगी। ये भी इसमें लिख दिया। तीसरे उसने कहा है कि
17 आवश्यक पोषक तत्वों से पौधे की उपापचय क्रियाएं या अपन में कह सकते हैं जीव द्रव्य के साथ सीधा संबंध रखते हैं। जैसा कि फास्फोरस है, फास्फोरस को जिंदगी की चाबी भी कहा जाता है पौधे को, याद है ना। तो याद में क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमेशा याद रखना फास्फोरस जो है सीधा जीव द्रव्य के साथ सीधा संबंध रखता है। याद रखना क्योंकि फास्फोरस जड़ों का निर्माण ऊर्जा, तो उसे याद रखना एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऊर्जा की मुद्रा के नाम से भी फास्फोरस को जानते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो अगर हम बात करें आगे को, देखो मैंने आपको 17 आवश्यक पोषक तत्व बताए दिए है ना। तो देखो चलो देखो 17 आवश्यक पोषक तत्व लिखो, चार्ट बनाना। पोषक तत्व इसको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखो ये 3 प्रकार से हैं। एक तो आधारभूत, इसको हम बोलते हैं बेसिक, मतलब इसको देने की आवश्यकता नहीं होती है, वायुमंडल से ले लेते हैं, है ना। देखो कौन कौन से, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 45%, हाइड्रोजन 6% और ये भी 45% होता है ना, इसकी मात्रा है प्रतिशत में। अगर हम बात करें जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व, इसको प्राइमरी बोलते हैं अपन, है ना। तो याद रखो कौन से होता है, एक तो NPK, सभी जानते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है। तीसरा होता है अपने पास द्वितीय पोषक तत्व, कौन सा होता है, द्वितीय पोषक तत्व, इसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी पोषक तत्व, है ना। अगर हम बात करें कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये कौन सा है, द्वितीय पोषक तत्व। अगर मैं इनकी बात करूँ तो देखो कौन सा है, कॉपर है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, निकिल है, जिंक है ना। कॉपर है, क्लोरीन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, निकिल है और अपन कह सकते हैं आयरन है। कितने हो गए, 3 3 6 7 और 7 और 9 16, तो एक घट गया अपना, एक कौन सा, को देखो हो गई, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन, निकिल, जिंक, आयरन, तो 8 9 17 हो गए पूरे 17 आवश्यक पोषक तत्व यार, ठीक है। चल 17 आवश्यक पोषक तत्व, इनको अपने कह सकते हैं, इन जो अपन कह सकते हैं 9 पोषक तत्व हैं, इनको अधिक मात्रा में पौधा अवशोषित करता है। किस मात्रा में अवशोषित करता है, ज़्यादा में, लेकिन इसको कम मात्रा में अवशोषित करता है, इस रो में कम मात्रा में अवशोषित करता है, ठीक है। चलो अब अपन है ना एक एक पोषक तत्वों को अच्छी तरह से बात करेंगे इनके बारे में, एक एक को कार्य के आधार पर इसकी कमी से क्या रोग होते हैं ना, सभी इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुछ इसके जो पोषक तत्वों में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उनमें क्या योगदान रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो मेरे लालो कालो, तो विभिन्न क्रियाओं में पोषक तत्वों का योगदान, विभिन्न क्रियाओं में पोषक तत्वों का योगदान। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनमें पोषक तत्व 17 आवश्यक पोषक तत्वों का योगदान है, काम आते हैं ना। तो देखो
सबसे पहले मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण देखो, प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है भाई, वो देखो। प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन बताओ आगे तुम, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन, क्या होती है वो बताओ बच्चों। देखो, प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखो, प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आया। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण का क्या होती है वो देखो। एक समीकरण होती है, वो क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण कब होगा, प्रकाश की उपस्थिति में, हाँ, और पणहरित, ठीक। इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज, ठीक, प्लस निष्कासित कौन होगा, तो याद रखना O2 प्लस H2, ठीक है। अच्छा, ये संतुलित करने में लग जाना केमिस्ट्री की, ठीक है। तो याद रखना ये समीकरण होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान इस प्रकार, तो याद रखना यहाँ किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो देखो 6 अणु हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जल 12, हाइड्रोजन के कितने 12 अणु हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश की उपस्थिति में पणहरित भी है और उसमें ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन की 6 अणु बाहर निकल जाएंगे और H2 बनेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, दूसरी क्रिया क्या होती है। देखो, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब ऑक्सीजन जो होती है वो किस रूप में होती है सदैव, तो याद ना CO2 में आती है। किस रूप में, तो याद ना प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है सदैव किस रूप में होती है, CO2 के रूप में होती है। नोट लगा के लिखना है इसको, हाँ। चलो, अपने पास दूसरी क्रिया आती है, वो क्या है, अब देखो जल का अपघटन। तो देखो जल का अपघटन, जिसको अपन हील अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हील अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो जल कैसे टूटता है, वो देखो ये H2 है, ये H में टूटेगा और ये ऑक्सीजन में टूटेगी, है ना, ठीक है। H प्लस में टूट गया और O माइनस में टूट गया, क्योंकि ऑक्सीजन के किसके आता है, ऋणात्मक का, ठीक है। अब जो ये तोड़ता है तो इसका मुख्य कौन है भाई, तो याद ना हमेशा जल के अपघटन के लिए जो पोषक तत्व जिम्मेदार है वो कौन है, वो देखना। एक होता है क्लोरीन, देखो सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है अपने पास एक क्लोरीन और एक मैग्नीज, दोनों ऐसे पोषक तत्व हैं जो मतलब जल अपघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और अपनी जो तीसरी अगर हम बात करें तो याद रखना, क्योंकि जो जल के अपघटन में जब हील अभिक्रिया होती है तो क्लोरीन और मैग्नीज दोनों जो है उत्तरदायी होते हैं। तीसरे आते हैं अपने पास पणहरित। चलो देखो,
एक क्रिया होती है पर्णहरित, क्लोरोफिल, हरापन, क्योंकि याद रखना पर्णहरित क्या है, पत्तियों में, पौधे के पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, पर्णहरित कहलाता है, याद रखना। अब पर्णहरित जो है यह हरे रंग का पदार्थ होता है, इसको क्या कह देंगे अपन, पर्णहरित कह देंगे। अब याद रखना पर्णहरित जो है इसमें भी इसका कार्य क्या है, देखो पर्णहरित क्या कार्य करेगा, पौधों में इसका क्या कार्य है भाई, तो याद, जब प्रकाश की जो किरणें, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक में क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन कौन करेगा, तो पर्णहरित। तो याद रखना प्रकाशित ऊर्जा को ऊर्जा में कौन बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये केस जो है पर्णहरित इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका कार्य है, पर्णहरित पौधे में जो पर्णहरित का जो कार्य है वो प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना है, ठीक है। अब देखो मैं पर्णहरित की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, संरचना की अगर मैं बात करूं तो देखो कैसी होती है। ये मैग्नीशियम है, अब ये राजा है, महल में बीचा बीच बैठा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है मैग्नीशियम, ठीक है। अब इसके चारों ओर सेनापति खड़े हुए हैं, चार, ये लो भाई सेनापति आया। अभी सेनापति खड़े हैं तो जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन बना रहा है, छोटे मोटे और सेना खड़े हैं भाई, इनसे काम नहीं चलेगा तो और अगर मान लो किसी ने विदेश से आक्रमण कर दिया राजा के महल में, अभी राजा बैठा हुआ इसको मारने आ रहा है, चार सेनापति से काम नहीं चलेगा तो कौन है भाई, तो देखो याद रखना आयरन और मैग्नीज, ये दोनों पोषक तत्व भी क्या है, पर्णहरित के निर्माण में या निर्माता में जो है निर्माण में भी अव्यय होते हैं। देखो याद रखना अगर मैं कहूं पर्णहरित के मुख्य अव्यय कौन है, तो पर्णहरित का मुख्य अव्यय जो है कौन है, मैग्नीशियम। अगर मैं कहूं सहायक तो ये रहा, तो सहायक अवयव कौन है भाई, तो वो लो भाई नाइट्रोजन। अगर मैं कहूं तो पर्णहरित के मुख्य निर्माता कौन है, ये रे दोनों खड़े हुए थे, तो मुख्य निर्माता कौन है, आयरन। सहायक निर्माता की बात करूं, तेरा सहायक निर्माता कौन, मैग्नीज आया। इस प्रकार जो है अपन कह सकते हैं पर्णहरित जो है पर्णहरित की संरचना होती है। तो याद रखना पर्णहरित की जब प्रकाश, क्योंकि क्लोरोफिल जो है अपन कह सकते हैं पर्णहरित जो है प्रकाश जो है पौधे की जो पत्तियों में जो हरापन होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता होता है। अगर हम बात करें कि इसकी जो संरचना है, जो मैग्नीशियम मुख्य जो अपन कह सकते हैं क्लोरोफिल जो पर्णहरित होते हैं उसका जो मुख्य अवयव माना जाता है वो कौन सा पोषक तत्व होता है बेटा, मैग्नीशियम होता है। नाइट्रोजन सहायक होता है और मुख्य निर्माता जो होता है वो मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज जो है वो सहायक निर्माता होता है। आया, चलो उतारो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं पोरफायरिंग। इसको बोलते हैं पोरफायरिंग, है ना। अरे इन नाइट्रोजनों को भी अगर मैं ऐसे अगर संरचना बनाना चाहे ना तो इसमें भी कार्बन जुड़े होते हैं ना, वो आपकी इच्छा है बनाना चाहे तो, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो याद रखना ये 4 कार्बन, तो इस संरचना को जो ये बनता है इसको बोलते हैं पायरोल। ये ज़्यादा डीपली है, ये आपकी काम की लायक चीज़ नहीं है। चलो उतारो। एक चीज़ और बताता हूँ मैं,
जब प्रकाश संश्लेषण होता है, मैंने उधर नहीं बताई है, जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है पौधे में। प्लास्टोसाइनिन होता है, एक पैराडॉक्सिन होता है। प्लास्टोसाइनिन जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे बनता है? कॉपर से। अगर हम बात करें पैराडॉक्सिन जो प्रोटीन बनती है वो किससे बनती है? आयरन से। लिख लेना नोट लगा के नीचे। तो देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो प्रकार के प्रोटीन बनती है। तो कौन से? एक तो प्लास्टो और एक बनती है पैराडॉक्सिन। ये दोनों प्रोटीन होती है। प्लास्टो जो है कॉपर की बनती है और पैराडॉक्सिन आयरन की बनती है ना। चलो देखो प्राथमिक पोषक तत्व होता है एनपीके का, ठीक है। तो जो एनपीके जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, पौधे में क्या योगदान है इसका, ये भी देख लेते हैं एक बार, है ना। चलो मैं इसको इस प्रकार लिखता हूं, देखो आगे पौधा बनाता हूं। ठीक है, ये क्या है? जड़। ये क्या है? तना। ये यहाँ है फल। ठीक है, ये मैं डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूँ, देखना। ये नाइट्रोजन, ये पोटास, ये फास्फोरस। मैं इस क्रम में जमाया मैंने। देखो नाइट्रोजन का क्या कार्य है भाई पौधे में? वो देखो पहले नाइट्रोजन को उठाओ। एक तो ये तना व वानस्पतिक वृद्धि, पौधे में नाइट्रोजन पहले क्या कार्य करेगा? एक तो तने का निर्माण, वानस्पतिक वृद्धि और वृद्धि करेगा पौधे की, ठीक है। अगर अपन जो कहें प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? ये करेगा। प्रोटीन का निर्माण भी कौन करेगा? यही करेगा। दूसरी बात अगर हम कहें तो याद रखना, नाइट्रोजन पर्णहरित का भी मुख्य वे, तो ये पर्णहरित में भी, पर्णहरित के लिए भी क्या है? जमींदार है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस का पौधे में क्या कार्य है? तो देखो जड़ का निर्माण पौधे में कौन कर रहा है? फास्फोरस। दूसरा केस, जड़ में एटीपी, अगर पौधे में एटीपी का निर्माण कर रहा है तो कौन है वह? एटीपी और एडीपी का निर्माण भी कौन कर रहा है? फास्फोरस। ऊर्जा का स्थानांतरण भी कौन करेगा? तो ऊर्जा को स्थानांतरण भी कौन करेगा? फास्फोरस। आया। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एटीपी की, जो आप सोच रहे होंगे एटीपी क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो याद नहीं, ये एटीपी है ना, कह सकते हैं अपन जैसे कि पौधे में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। वो आगे अभी अपन जब कार्य पढ़ेंगे उसमें थोड़ी ज़्यादा इसके कर लेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे आगे, है ना। चलो मैं अगर बात करूं, देखो ये पोषक तत्वों को अवशोषण भी करवाता है, जल में घुल के पोषक तत्वों को अवशोषण। भाई जो भी जल में सिंचाई, जो भी अवशोषण होगा पौधे को, वो सारा काम कौन करेगा? फास्फोरस का कार्य है। चलो अगर मैं पोटास की बात करूं तो पोटास का क्या केस है? तो देखो पोटास एक तो फल का निर्माण, फल का निर्माण कौन करेगा? पोटास। और पोटेशियम को गुणवत्ता युक्त
पोटास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पोटेशियम के नाम से गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व माना जाता है इसको क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स के नाम से, इसे ट्रॉफिक हवलदार के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुणवत्ता इसलिए है क्योंकि देखो गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व क्यों कहा जाता है वो देखो, क्योंकि ये फल में क्या होगा, फल में जो है शर्करा का निर्माण भी ये करेगा। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करेगा, ये करेगा। और जो फलों का अच्छा विकास डेवलप जो करता है आकार, वो भी किसके लिए, पोटेशियम अच्छा करता है ना। इसलिए पोटेशियम पौधे के लिए एक अच्छा जिम्मेदार होता है। और कह सकते हैं अपन जैसा कि जो पोटेशियम जो है, तो याद रखना पोटेशियम युक्त जो है पूरक हमको जो है पौधे में डालना जरूरी है। अब देखो क्योंकि फलों का निर्माण भी वही कर रहा है, शर्करा की मात्रा भी वही बढ़ाएगा। शर्करा क्योंकि जो फल का जो मीठापन शर्करा होगा उसका निर्माण भी पोटेशियम करेगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी करेगा, याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो शायद मैं आपको प्रोटीन का निर्माण भी बता देता हूँ, प्रोटीन का अपघटन कैसे होता है, वो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखो एक बात देख लो आप, ये देखो ये 11th में तो नहीं है, लेकिन मैं बेसिक के नॉलेज के हिसाब से ऐसे बता रहा हूँ। प्रोटीन का अपघटन, ये 11th की चैप्टर में तो नहीं है, क्योंकि अपने चैप्टर में तो ओनली पोषक तत्व दे रखे हैं, कार्य दे रखे हैं, कमी लक्षण वगैरह दे रखे हैं ना, और कुछ भी नहीं है, 17 पोषक तत्व, ठीक है। लेकिन मैं जैसा कि जेट वगैरह उनमें क्वेश्चन आ जाता है, टपक जाता है कभी कभी, तो प्रोटीन का अपघटन कैसे होगा, देखो प्रोटीन है, अब प्रोटीन का अपघटन कैसे होगा वो देखना है आपको, ठीक है। प्रोटीन सबसे पहले टूटता है किसमें, अमीनो अम्ल में। भाई अमीनो अम्लों से जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, इससे तो होता है अमीनो अम्लों से। तो देखो प्रोटीन का अपघटन होकर क्या बना, अमीनो अम्ल, क्या बना, अमीनो अम्ल। इस क्रिया को आपने क्या कहा, अमीनीकरण, क्या कहा, अमीनीकरण। ये नाइट्रोजन स्थानांतरण की फर्स्ट अवस्था है, ठीक। क्योंकि अमीनीकरण नाइट्रोजन स्थानांतरण की प्रथम अवस्था होती है, क्योंकि प्रोटीन के अपघटन से अमीनो अम्ल, जब प्रोटीन टूटती है अपघटन होता है तो अमीनो अम्लों का निर्माण होता है, याद रखना। और अमीनो अम्लों का जब अपघटन होगा तो अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा, अमोनिया, क्या बनेगा बेटा, अमोनिया। अब इस क्रिया को कहते हैं अपन अमोनीकरण, क्या कहते हैं, अमोनीकरण। ये नाइट्रोजन स्थानांतरण की सेकेंड अवस्था है, आया। अगर अपन कहें ये वही क्रिया चलेगी, इसके बाद जो अपने यूरिया अपघटन में पढ़ा है, तो अमोनिया को कैसे तोड़ेंगे, देखो NO2 में, नाइट्रेट में, कौन तोड़ेगा, वही नाइट्रोसोमोनास, जिसको अपन NS लिखे। देखो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रेट को नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करेगा, नाइट्राइट, कौन करेगा इसको, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, NP, नाइट्रोबैक्टर, कौन है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास,
ये दोनों जो जीवाणु होते हैं ये कैसे होते हैं, तो याद रखना ये स्वपोषी जीवाणु होते हैं। कैसे बेटा, स्वपोषी जीवाणु होते हैं। कैसे हैं स्वपोषित, क्योंकि ये खुद का भोजन खुद पर आश्रित रहते हैं, खुद बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना जो है कह सकते हैं अपन प्रोटीन का अपघटन है, प्रोटीन के अपघटन से अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल जो प्रोटीन का जो अपघटन होता है, तो इसकी जो प्रथम जो अवस्था है, जैसा कि आपने कभी देखा होगा सेब है। अब सेब क्या है, प्रोटीन पाई जाती है सेब में। अब सेब को जैसे अपने कुछ सड़ा हुआ निकलता है तो उसको अपन क्या कचरे में डाल देते हैं, तो उसका अपघटन होता है, तो उससे क्या बनेगा, अमीनो अम्ल बनेगा। अमीनो अम्लों के बाद पे अमोनिया बनेगी, और ऐसे करके जो सेब का अपघटन होता है, तो वो लास्ट एंड में क्या बचता है, कचरा में नाइट्रेट, और उसको पौधा ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार का केस है ना। तो याद रखना जो अमोनिया से अमोनिया में नाइट्रेट में परिवर्तन कौन करेगा, तो नाइट्रोसोमानास करेगा। ये कौन है, जीवाणु। कैसे, स्वपोषी जीवाणु। नाइट्रेट से नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करेगा, तो नाइट्रोबैक्टर करेगा, ठीक है। चलो इसको उतारो। चलो अब लिखो आप, प्रोटीन का अपघटन हो गया, प्रोटीन का निर्माण। देखो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। देखो प्रोटीन का निर्माण, इसको उल्टा कर दो, प्रोटीन के अपघटन को उल्टा कर दो, प्रोटीन का निर्माण होगा। अभी देखना कैसे। नाइट्रेट को किस रूप में तोड़ा था, नाइट्रोबैक्टर ने नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तन किया था। किसने, नाइट्रोबैक्टर ने, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया नाइट्राइट, क्या लिखा मैंने, नाइट्राइट आया। अब नाइट्रेट को नाइट्रेट में परिवर्तन करो, हो गया। कौन करेगा, तो याद रखना वो करेगा नाइट्रेट, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा, सॉरी थोड़ा सा उल्टा। देखो NO2 आता है पहले, है ना, नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट को तो नाइट्रेट में परिवर्तन करेंगे। नाइट्राइट में परिवर्तन होगा। कौन करेगा भाई, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम कौन है भाई, तो याद रखना नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम कौन है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अब नाइट्राइट से अमोनिया में परिवर्तन होगा, यह है अमोनिया। कौन करेगा भाई, तो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम, ये इनका परिवर्तित करेगा। तो याद ना NO2 से NO3 माइनस, मतलब कह सकते हैं नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो NO2 से NO3 नाइट्रेट में परिवर्तन कौन करेगा, नाइट्रेट। ये इनमें परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होते हैं, है ना। तो इसमें आता है जैसा कि अमोनिया में परिवर्तन करेगा NO3 से, तो नाइट्राइट से अमोनिया बनेगा, तो वो कौन बनाएगा, तो याद ना नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अमोनिया से क्या बना, पहले अपन ने जब पढ़ा था तो अमीनो अम्ल से क्या बना था, तो अमीनो अम्ल से अमोनिया बना था। तो इसमें भी क्या बनेगा, अमीनो अम्ल।
और अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से क्या बनेगी? प्रोटीन। याद रखना सभी के लिए मानव में आपको पता है कि मानव में जब प्रोटीन का निर्माण होता है, किसका? प्रोटीन का। अब जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? याद है 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इसकी 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता है, जिसमें से 10 तो भोजन से प्राप्त होता है और 10 खुद अपना शरीर बना लेता है। ठीक है, तो याद रखना। अब ये जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है भाई? ये होता है राइबोसोम में। इसका निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। किस जगह होती है भाई? स्थान की अगर हम बात करें तो याद रख खुरदरी, अंतर पर्दवी जालिका। खुरदरी अंतर पर्दवी जालिका में इसका निर्माण होता है। याद रखना अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण बनता है, तो ये इस प्रोटीन को स्थायी रखने के लिए एक बंध बनता है, उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बंध। कौन सा बंध बनता है? डाइसल्फाइड बंध। डाइसल्फाइड बंध। और इस प्रोटीन की संरचना को स्थायी क्योंकि प्रोटीन की संरचना को स्थायी बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? तो याद रखना सल्फर। आया? ये अपना प्रोटीन का निर्माण इस प्रकार होता है। ठीक है, चलो उतारो। चलो एक और पॉइंट है अपना, वो देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है? देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये अपचित अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है बेटा? ये अपचित अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन और वायुमंडल की हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर अमोनिया का निर्माण करता है। किसका? अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया से वो देखो कैसे H2 प्लस N2 NH3 क्या बना इसने? अमोनिया। ना क्या बना? अमोनिया। किसकी उपस्थिति में बना भाई? नाइट्रोजनेज एंजाइम। किसकी उपस्थिति में? तो H2 और NO2 दोनों मिलकर जब अमोनिया बनाता है तो नाइट्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। याद रखना लेग हीमोग्लोबिन भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेग हीमोग्लोबिन क्या है भाई? तो लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करेगा भाई? आयरन और मैग्नीज। कौन करेगा? लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जो दलहनी जो पादप होता है, उन दलहनी जो पौधे होते हैं उनमें जो जड़े होते हैं, तो याद रखना जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो हैं, तो याद रखना लेब हीमोग्लोबिन राइजोबियम की जीवाणु में
की जड़ों में पाए जाने वाला एक लाल गुलाबी रंग का द्रव्य पदार्थ होता है। क्या होता है? तो राइजोबियम की जो है, अपन कह सकते हैं राइजोबियम जीवाणु की गांठों में पाए जाने वाला लाल गुलाबी रंग का द्रव्य पदार्थ होता है और इसके निर्माण के लिए है अपन कह सकते हैं आयरन और मैग्नीशियम होता है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? मोलिब्डेनम। तो देखो ये क्योंकि मोलिब्डेनम बना तो जिंदा रह नहीं सकता भाई, हृदय ने तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ने तो कि मोलिब्डेनम आएगा जब भी मेरा तो कार्य होगा भाई, नहीं तो सो जाएगा चुपचाप। अब देखना तुम क्या है, मोलिब्डेनम एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। आया? मोलिब्डेनम जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का क्या कार्य करेगा? तो ये याद रखना, ये अवाहवीय, क्योंकि ये क्या करेगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, क्योंकि अवाहवीय और प्रकाश की अनुपस्थिति में रखेगा। कौन? मोलिब्डेनम। लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। चलो उतारो। और आयरन जो मैग्नीज होता है वो लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। तो देखो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक अपचित अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, वायुमंडल के हाइड्रोजन को लेना है, नाइट्रोजन गैस लेना है और दोनों को आप रिएक्शन करवाओगे तो अमोनिया बनेगी। अमोनिया जब बनती है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम उसमें उपस्थित होता है, उसकी उपस्थिति में होता है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए जिम्मेदार कौन है? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए महत्वपूर्ण एक मुख्य अवयव माना जाता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ये याद रखना, लेग हीमोग्लोबिन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो है राइजोबियम जीवाणु की जो गांठें होती है उसके पाए जाने वाले लाल गुलाबी रंग का जो पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ होता है। और इसका निर्माण कौन करेगा? तो याद रखना आयरन और मैग्नीज दोनों जो है, आयरन मैग्नीज दोनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलो। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है प्रकाश और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। चलो अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा पॉइंट और यहीं लिख लो, कोशिका विभाजन। मैं ऐसा बता रहा हूं आपको, देखो जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है वो देखो कि मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका में, क्योंकि आप कह सकते हैं मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका में विभाजन होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। क्योंकि जो क्या होता है, क्योंकि जैसे एक कोशिका है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं में बढ़ जाती है। ठीक है, इससे बोलते हैं, क्योंकि एक मात्र कोशिका मतलब एक माता है जिसमें दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, उससे बोलते हैं किसको? कोशिका विभाजन, है ना, दो भागों में बढ़ना। ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है उसमें दो प्रकार से, कोशिका विभाजन के समय दो प्रकार के उसमें कह सकते हैं परत बनती है। वो कौन से होते हैं? कैल्शियम पेक्टाइड और एक मैग्नीशियम पेक्टाइड। मैग्नीशियम पेक्टाइड एक कैल्शियम की बनी होती है और एक मैग्नीशियम की बनी होती है, क्योंकि इसमें भी दोनों पोषक तत्व जिम्मेदार हैं। तो अपने क्या पढ़ा है इतनी देर से कि अपने जितने भी इतने डिस्कस कराए वो अपने पढ़ा है कि विभिन्न पोषक तत्वों, विभिन्न क्रियाओं में पोषक तत्वों का योगदान, किन किन आवश्यक 17 जितने भी अपने क्रियाएं पढ़ी है, तो 17 जो आवश्यक पोषक तत्व है, तो पौधे में किसी न किसी तो इसमें उसका संबंध है, योगदान रहा है, रहा है ना। तो याद है ना, तो कोशिका विभाजन में भी किस, जब कोशिका विभाजन होता है, जब दो प्रकार की परत बनती है उसमें, तो कैल्शियम पेक्टाइड की और मैग्नीशियम पेक्टाइड की बनती है। आया? चलो
उतारो इसको। चलो अब देखो, अपन बात करें पोषक तत्व की गतिशीलता के आधार पर। गतिशीलता के आधार पर 17 आवश्यक पोषक तत्वों की गति कैसे करते हैं पौधे को। मैं बना देता हूं, देखो पहले ऐसे लिख लो, फिर डायग्राम के माध्यम से समझिए। एक होता है उच्च गतिशील, ठीक, एक मध्यम गतिशील, ठीक, एक होता है अगतिशील, आया। तो देखो एक होता है उच्च गतिशील, एक मध्यम गतिशील होता है ना। अगतिशील, मध्यम गतिशील, उच्च गतिशील और एक निम्न गतिशील। अब देखो, अब ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व है जो उच्च गतिशील ज्यादा होता है, कम गतिशील होता है, अगतिशील और देखो उच्च गति सबसे ज्यादा गतिशील कौन से पोषक तत्व देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। एक कैसा है उच्च गतिशील है। मध्यम गतिशील की बात करूं तो जिंक है। अगतिशील में दो पोषक तत्व ऐसे हैं जो अगतिशील होते। अगर मान लो जैसे कैल्शियम, अपने कैल्शियम यहाँ दिया, जो पानी जो सिंचाई करेंगे तो उसमें घुल के वो ऐसा नहीं कि पौधों का उसको ऊपर तक पहुंचे, क्योंकि वो अगतिशील होता है, वो चलता ही नहीं है। पहली बात कैल्शियम में बोरॉन है, ठीक। निम्न गतिशील की अगर हम बात करें तो देखो कॉपर है, सॉरी एक तो सल्फर है, कॉपर है, क्लोरीन है, मैग्नीज है। देखो निम्न गतिशील की अगर हम बात करें तो सल्फर है, कॉपर है, क्लोरीन है ना, मैग्नीज है और आयरन है। सल्फर है, कॉपर है, क्लोरीन है, मैग्नीज है और आयरन। ये कैसे होता है बेटा, निम्न गतिशील होते हैं, हाँ। अगर मैं बात करूं किसके आधार पर, अगर मैं बात करूं देखो पौधों में पोषक तत्वों की कमी के आधार पर, तो देखो अगर इन पोषक तत्वों की अगर मैं जो बात करूं इनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे। जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है ना, ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है। अब मैंने यहाँ जैसा मान लो नाइट्रोजन दिया हूँ, तो इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे। सबसे पहले इसकी ये कहाँ पर कार्य करेगा सबसे पहले, तो इसके आधार पर भी देख लो एक बार, है ना। यही लिख देता हूँ मैं, पोषक तत्व यही है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ठीक है। तो याद ना, जैसे मतलब ये पौधा है, आपको मैंने पौधा बताया अभी, ये पत्तियां, सबसे पहले नीचे दो पत्तियां आती, सबसे शुरू प्रारंभिक अवस्था में दो पत्ते निकलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, पुरानी पत्ती। पुरानी पत्ती क्यों कहा, क्योंकि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा तो इसकी पत्तियां ऊपर निकलती जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसको मैंने पुरानी पत्ती कहा, मैंने इसको मध्यम कर दिया, मध्यम पत्ती होती है, क्योंकि इसमें इसको कहा दिया नई पत्ती, और ऊपर आता है शीर्ष भाग जो ग्रोथ करता है, ठीक है। अब देखो पुरानी और नई दोनों के बीच में, तो अपन यहाँ मध्य की अगर हम बात करें तो यहाँ नई भी है और पुरानी भी है, ठीक है।
तो नहीं पुरानी, दोनों के मध्य कौन कौन सा होता है? तो याद रखना जिंक। जिंक की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? तो याद रखना नए और पुरानी पत्तियों के मध्य। याद रखना, तो याद रखना जिंक की कमी के लक्षण पुरानी और नए पत्तियों के मध्य दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं पुरानी पत्ती, तो पुरानी पत्ती को लाओ उठा के कहाँ पे? उच्च गतिशीलता में। अगर मैंने देखो पुरानी पत्ती लिख लो आप, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। अगर मैं कहूँ नई पत्ती, तो याद रखना सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज और आयरन। अपना कहें अगतिशील, अगतिशील कहाँ जाएगी? शीर्ष भाग पर। तो शीर्ष भाग पर कौन से पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देंगे? तो देखो कैल्शियम, बोरॉन। देखो क्योंकि जो कहा जाता है, क्योंकि कैल्शियम और बोरॉन के जो शीर्ष भाग, क्योंकि कैल्शियम कमी से है ना शीर्ष भाग हुक जैसी संरचना बना लेता है ना, बोरॉन कमी से चाबुक जैसी संरचना बनाता है। ठीक है, चलो ये उतारो। चलो हो गया। अब इसकी कमी के लक्षण, चलो चलो इसकी कमी के लक्षण, ये पौधा है। अब देखो ये कौन सी थी? पुरानी पत्ती। अब उन पोषक तत्वों को यहाँ लाके पढ़ो, कौन कौन से थे पुरानी पत्तियों में? कौन? तो याद रखना ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिनके पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं? वो देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। लिखते जाओ। ये कौन सी थी? मध्यम गतिशील। अब कह सकते हैं नए वो पुराने मध्य, नए वो पुरानी पत्तियों के मध्य। कौन था? जिंक। ये कौन है? नई पत्तियां। नई पत्तियों में कौन से पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देंगे? तो देखो सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, है ना, और मैग्नीज। आया? अब देखो इन पोषक तत्वों के लक्षण देखना क्या होते हैं। नाइट्रोजन की कमी हुई, अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है, मैं 1 मिनट इंक डाल लेता हूँ। अब देखो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण देखो, मैं बता रहा हूँ, देखना, नोटिस करना। नाइट्रोजन की कमी हुई, तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे में क्या होगा? इसकी कमी के लक्षण कैसे देखेंगे भाई? देखो तो नाइट्रोजन की कमी हुई
तो पौधे की जो पत्तियां होती है वी आकार का उसमें पीलापन आ जाता है। कैसी संरचना बनती है? वी आकार, इस प्रकार की संरचना बन जाती है। संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या है भाई? एक तो पत्ती पीली पड़ेगी, वी आकार का पीलापन हो जाता है, ठीक है। फास्फोरस में आओ, फास्फोरस और इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? ये अधिक गति से उच्च गतिशील होने के कारण इसकी कमी के लक्षण पुराने पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और अपने कहे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बी आकार का ये बन जाता है। और आप कह सकते हैं जैसा कि संपूर्ण पत्ती, ध्यान नहीं दिया आपने, अगर कुछ इसका नियंत्रण नहीं किया, नाइट्रोजन युक्त यूरक नहीं डाला, तो अपन कह सकते हैं उसमें जो है संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है ना। फास्फोरस की अगर हम बात करें, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो देखो फास्फोरस जो पत्ती होती है, ये पत्ती, तो पत्ती का जो किनारा होता है, वहाँ क्या होता है? बैंगनी रंग का, क्या होता है? बैंगनी रंग की हो जाती है ना। फास्फोरस की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? पुराने पत्तियों पर दिखाई देंगे। और किनारा कैसे होगा बेटा? बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर अपन कह सकते हैं, क्योंकि बैंगनी रंग का क्यों? क्योंकि अगर मान लो फास्फोरस की कमी होती है तो पौधे में एंथोसायनिन वर्णक का निर्माण होता है, इस कारण बैंगनी रंग की हो जाती है पत्तियां, ठीक है। पोटास की बात करें तो पोटेशियम की पत्ती का पोटेशियम की कमी के लक्षण भी पुराने पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखना, पौधे की पत्तियां झुलसी हुई दिखाई दी जाए तो अपन को समझ लेना चाहिए कि इसमें पोटास की कमी है। किसकी? पोटास की कमी है। देखो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, एक तो वी आकार का बन रहा है, अगर कह सकते हैं संपूर्ण पत्ती क्या होगी? पीली पड़ेगी। पोटास की बात करें तो इसकी कमी के लक्षण कहाँ देगा? किनारा कैसा होगा? बैंगनी रंग का। किसकी? फास्फोरस कमी। अगर पोटास की बात करें तो कैसा होगा? झुलसा हुआ दिखाई देगा। पत्ती